हाय एवरीवन, होप यू विल बी फाइन। चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। अब आपका जीएस फाउंडेशन हिस्ट्री की क्लास है, सेकंड लास्ट क्लास है। याद रखना ये सेकंड लास्ट क्लास है हिस्ट्री की। आज और कल ख़त्म हो जाएगा तो हम नया विषय स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा नेशनल मूवमेंट है मॉडर्न इंडिया के तहत राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें हम इन 4-5 मुद्दों पर बात करेंगे। 1920 से 1922 एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन। 1928 बारदोली सत्याग्रह जो एक एग्रीगेरियन मूवमेंट था जिसमें सरदार पटेल एक बड़े नेशनल लेवल के लीडर होकर उभरेंगे। 1930-31 जो एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोल मेज सम्मेलन, उस पर बात होगी। 1930 से 32 सीडीएम, इसका मतलब है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस पर बात होगी। 1937 इलेक्शन इन प्रोविंसेस यानी राज्यों में कुछ 11 प्रांत थे उस टाइम में, प्रोविंशियल इलेक्शन विधानसभा के लिए आप कह लीजिए इलेक्शन होंगे, उसकी बात करिए। और फाइनली 1939 व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह जो होगा 2 सितंबर 1939 को, उस पर बात करेंगे। ठीक है, इसके साथ ये आज समाप्त होगा और कल हम 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करेंगे। सी राजगोपालाचारी फार्मूला 1944 में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम कैबिनेट मिशन का आना होगा, क्रिप्स मिशन का आना, अगस्त प्रपोजल होगा, इन सब के ऊपर बात करेंगे। और फिर कैसे भारत का डिवीजन होते हुए आज़ादी मिलेगी, माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग, वेवेल सम्मेलन के बारे में, इन सबको डिस्कस करते हुए देश की आज़ादी की तरफ बढ़ जाएंगे। तो कल समाप्त हो जाएगा, ठीक है, हिस्ट्री। और उसका पॉलिटी इसी वीक समाप्त होगा। तो हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों इसी वीक तक के लिए है, अगले वीक में नहीं है। अगले वीक आपका फ्रेश स्टार्ट होगा ज्योग्राफी, और फिर दूसरा स्टार्ट होगा इकोनॉमी। इकोनॉमी में थोड़ा हुआ है, ज्योग्राफी में भी थोड़ा हुआ है, तो जो हो चुका है उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, गौर से सुनिए। सबसे पहले हमारा फोकस है असहयोग आंदोलन। ठीक है, हम अभी फोकस करने जा रहे हैं इस पे, ये हमारा फोकस है। ठीक है, इस पे फोकस कर रहे हैं। लिसन केयरफुली। चूंकि रॉलेक्ट एक्ट आया और जिससे हमें न अपील न दलील का सिस्टम समझ में आया और इसके लिए हमने स्ट्राइक किया, तो नतीजे में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड से हम देखते हैं हंटर आयोग, ध्यान में रखिएगा, हंटर आयोग बैठाया गया और हंटर आयोग का जो रिपोर्ट था उसमें जो त्रासदी आई, हम अब ऊब गए। गांधी जी को यह विश्वास हो गया कि ये सरकार ऐसी ही है, अब इस सरकार के साथ सहयोग करना पाप होगा, ऐसा गांधी जी ने कहा। यानी जलियांवाला बाग और उसके ऊपर जो हंटर कमीशन के रिपोर्ट थे उसका हमने विरोध करते हुए गांधी जी ने यह कहा कि अब इस ब्रिटिश हुकूमत के साथ सहयोग करना पाप, SIN सीन सीन होगा, अतः हम अब सहयोग नहीं करेंगे, असहयोग करेंगे। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गांधी जी ने लोगों को समझाया कि ब्रिटिश फौज में भर्ती हो जाओ और इस युद्ध में ब्रिटेन की मदद करो। आफ्टर एंडिंग ऑफ द वॉर ब्रिटेन विल बी गेट फ्री टू इंडिया, इंडिया को स्वतंत्र कर देगा। और ऐसा कुछ नहीं हुआ। गांधी जी तो इतने लोगों को भर्ती करवाए कि उनको सार्जेंट का टाइटल भी दिया था और ब्रिटिश कमांडर के रूप में गांधी जी जाने जाते थे। सर की उपाधि भी कहते हैं कि गांधी जी को मिली। तो चलिए जो भी है, अब ये गांधी जी ने क्या किया। गांधी जी ने जलियांवाला बाग और उसके रिपोर्ट को आधार देखते हुए उन्होंने अपनी उपाधि, जिन्हें केसरी, हिंद केसरी की उपाधि मिली थी, तो हिंद केसरी की उपाधि का वापस कर दिया, लौटा दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो सर की उपाधि मिली थी, लौटा दिया। जमुना लाल बजाज को जो सर की उपाधि मिली, लौटा दिया। शंकर नायर को
जो नाइटहुड की उपाधि मिली थी वो लौटा दिया। उपाधियां जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे कुछ गणमान्य व्यक्तियों को देकर अपने पक्ष में रखने की कोशिश करते थे, इन लोगों ने सरकार के दिए हुए टाइटल्स वापस कर दिए। अर्थात ध्यान देंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन जलियांवाला बाग और उसके रिपोर्ट के अगेंस्ट हमने शुरुआत की, गांधी जी के नेतृत्व में किया। और गांधी जी और अन्य जो लोग अभी मैंने नाम लिए, उपाधियों का लौटाए जाने से असहयोग आंदोलन का आरंभ माना जाता है। It is supposed that as its returning of the titles to the British government, it is consideration the beginning of non-cooperation movement under the leadership of Gandhiji that was based on non-violence and satyagrah. यह अहिंसा पर आधारित आंदोलन था, सत्य के प्रति आग्रह पर आधारित था, गांधी जी के नेतृत्व में था। एंड गांधी जी ने गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम, जिसकी स्थापना उन्होंने 1916 में की, साबरमती आश्रम से ये कहते हुए आंदोलन की शुरुआत की कि आप हमारे साथ होइए, मेरे हिसाब से चलिए, हम 1 वर्ष में आजादी ले लेंगे। वी गेट फ्रीडम विद इन ईयर, कम विथ मी, एंड लेफ्ट द साबरमती आश्रम। ओके, याद रखिएगा। तो ये हुआ। अब है इट वॉज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी। क्या था? आर्थिक स्वावलंबन का आंदोलन था। इस आंदोलन का सिंबल्स बने हैंडलूम, चरखा यानी करघा। तो करघा इसका सिंबल था, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी का, आत्मनिर्भरता का। समझ में आई बात? अब आइए, इसमें कहा गया कि विदेशी कपड़ों की होली जलाओ, यानी जला दो। हमें विदेशी कपड़े नहीं चाहिए, देसी बुने हुए कपड़े चाहिए, जिससे मैक्सिमम लोगों को, भारतीय लोगों को रोजगार मिलेगा। वी स्टार्ट बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लॉथ एंड पैरेलली वी स्टार्ट आवर हैंडलूम सिस्टम। हाथ की बुनाई वाले कपड़े की शुरुआत की और लोगों को रोजगार लगने लगा। देन आफ्टर ये, उसके बाद क्या किया? विदेशी संस्थानों, विदेशी सेवाओं, विदेशी वस्तुओं का बायकॉट, बहिष्कार करना शुरू हो गया। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी। अब आइए, महिलाओं से कहा गया कि आप क्या करेंगे? तो महिलाओं के लिए कहा गया कि आपका काम है, जो शराब की दुकानें हैं, शराब अपराध है और इससे भारतीय भी अपराध प्रवृत्ति में आते हैं, और शराब बंद होनी चाहिए। और विदेशी शराब से भी बिक्री होकर उनके पास पैसे जाते हैं। तो शराब की दुकान पर जाएंगे तो हम किसी को उसके बिजनेस से रोक रहे हैं। तो शराब की दुकान पर जाने वाले जो मार्ग हैं, जो एक पब्लिक प्लेस है रोड, हम रोड को जाम कर दें। पिकेटिंग, देखते दिल्ली पुलिस जगह जगह पिकेटिंग करती है, ट्रॉली लाके दे देती है, चेक करके जाओ। तो पिकेटिंग, तो महिलाओं को विशेष काम दिया कि आप पिकेटिंग करिए। शराब की दुकानों पर तो नहीं, लेकिन उसके रास्ते पर धरना दीजिए। जो विदेशी कपड़े बेचने वाले दुकानदार हैं, उनके दुकान पर जाने वाले रास्ते को अवरुद्ध कर दीजिए। ये महिलाओं को स्पेशल काम दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा, शराब की पिकेटिंग, कपड़े की पिकेटिंग, विदेशी कपड़ों की होली जलाना, आर्थिक स्वावलंबन का आंदोलन, चरखा इसका प्रतीक था, रोजगार सृजन था और अहिंसा पर आधारित था। एंड इन दिस मूवमेंट विद्यार्थी आ गए, महिलाएं आ गई, शहरी लोग आ गए, गांव के लोग आ गए, मजदूर लोग आए, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स आ गए। ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, हमारे समाज के हर वर्ग के लोग जुड़ गए और ये देशव्यापी हो गया, कंट्री वाइड, अक्रॉस द कंट्री, अंडर द लीडरशिप गांधी जी। समझ में आई? सवाल, भारत में गांधी जी के नेतृत्व में पहला जन आंदोलन, द फर्स्ट मास मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, इज व्हाट? इट इज एनसीएम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। पॉइंट क्लियर? दूसरा,
तो ये जन आंदोलन है, गांधी जी के नेतृत्व में है, समझ के, पहला यही है जन आंदोलन। तो याद रखिएगा नेशनल लेवल पे तो है ही, बाकी सब अभी तक लोकल लेवल पे था, चंपारण लोकल में था, स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल लोकल लेवल पे था, ये ऑल इंडिया लेवल पे था, दैट ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी इन्वॉल्व, दैट इज कॉल्ड द नेशनल मूवमेंट, पब्लिक मास मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी। अब देखिए क्या होता है। गांधी जी ने कहा विद इन द ईयर वी विल टेक फ्रीडम but based on non-violence. And 1 year passed away. There are no scenarios to achieve the freedom in that regards. There are some skirmish happened in South India, Madras and Mysore. मद्रास और मैसूर में हम लोगों ने थोड़ी हिंसा कर दी, जुलूस कर्मियों ने हिंसा कर दी, गांधी इग्नोर्ड, छोटा मोटा हिंसा इग्नोर करो, बट जस्ट आफ्टर some month later तो तुरंत फिर देखते हैं 5 फरवरी 1922 आज के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में चौरी चौरा थाना जो था, वहां से जुलूस कर्मी गुजर रहे थे, एनवाइड थे, ईयर्स पास्ट अवे, नो फ्रीडम, तो वो गुस्से में थे। इन लोगों को पुलिस वालों ने डंडा चलाया, गुस्सा तो था ही, इन लोगों ने पुलिस वाले को, पूरे थाने को जुलूस कर्मियों ने घेर लिया और पुलिस स्टेशन को घेर कर, कंट्रोल कर, सभी पुलिस कर्मियों को बांध दिया, सारे हथियार जो पुलिस स्टेशन में होता था लूट लिए। ये कौन? हमारे आंदोलन कर्मियों ने लूट लिए और पुलिस कर्मियों को आग लगा दिया। 22 पुलिस कर्मी मारे गए, जो इंडियन भी थे, अंग्रेज भी थे, एक दरोगा भी मारा गया। तो बहुत जगह लिखेगा 22 सिपाही एक दरोगा, कुल 23, बहुत जगह 22 ही लिख देगा। तो पुलिसकर्मी मारे गए, यह गलत था, बड़ा मासाकेर हो गया। 1922 5 फरवरी को यह घटना घटी, चौरा चौरी कांड। 12 फरवरी, आफ्टर 7 days लेटर, 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि मैं यह, ठीक है, असहयोग आंदोलन वापस लेता हूं। आई एम roll back this movement and I am taking the all blames, all responsibility of this massacre. ठीक है, गांधी जी को जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित मोतीलाल नेहरू ने लाख समझाया कि अभी क्लाइमेक्स पे चल रहा है, अभी मत लीजिए, पर करना, इस तरह की आजादी लेके भी हम एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे। और वो अपने जिद्दी स्वभाव के थे, वो अपने एक धारणा पर चल रहे थे, जो अच्छी बात थी, और आंदोलन को वापस लिया गया। जब आंदोलन वापस लिया गया तो मिस्टर अंबेडकर ने एक बात कही, गांधी तो बस धूल उड़ाते हैं, यानी गर्दा गर्दा गुब्बारा छोड़ते हैं, इन द सेंस वो धूल उड़ाते हैं, मतलब ऐसे ही बात करते हैं फालतू के। तो गांधी तो बस धूल उड़ाते हैं, ऐसा आता है स्टेटमेंट यूपीएससी में। किसने कहा, कब कहा? अब आइए, ये तो हम समझ गए। अब क्या होता है, गांधी जी को अरेस्ट किया जाता है, कोर्ट में केस चलता है, गांधी जी के ऊपर सिडक्शन एक्ट, राजद्रोह का मुकदमा के तहत आईपीसी 124, सीआरपीसी 153 ए के तहत 6 ईयर का सेंटेंस टू जेल, 6 वर्ष की जेल होती है। पर जज कहते हैं कि आपने तो एक्चुअली किया नहीं है, बट यू आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए, यू आर लीडर ऑफ दिस कम्युनिटीज, सो इन दैट रिगार्ड्स बट यू कैन बी पार्डन्ड, आपको छोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा नो सॉरी, आई एम द लीडर, सो आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और गांधी जी ने कहा कि इस तरह की सजा पाकर मैं आज धन्य हो गया, क्योंकि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को भी इस तरह की सजा मिली, इसी कानून एक्ट से 6 वर्ष की।
राजद्रोह का मुकदमा यानी देशद्रोह का। और इसी के तहत 1908 से 14 के लिए हमें देखें तो बाल गंगाधर तिलक को भी मिला। और आज मैं ये सजा पाके धन्य महसूस करता हूं कि आज मैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता की श्रेणी में आ गया। और समझाई बात, तो ये चीजें थी। वन सेकेंड। हेलो। तो बेटा, गांधी जी को 6 वर्ष की सजा हुई, वो जेल गए। पर अक्सर कम खाने वाले अल्पाहारी गरीबों की दशा को देख के द्रवित रहते थे, तो वो भी पूरा भोजन नहीं करते, क्योंकि उनके दिमाग में था हमारे देश के गरीब लोगों को जब पूरा भोजन नहीं मिलता, आधा पेट भोजन करते, एक समय भोजन करते हैं 24 घंटे में, तो मुझे कहाँ से हक मिल जाता है कि मैं जिसका नेतृत्व कर रहा हूँ मैं भरपेट खाना खाऊं। उस तकलीफ को वो जिंदा रखना चाहते थे, जो तकलीफ हमारे लोग। तो दिस इज द रियल सेंस ऑफ लीडर, रियल गार्जियनशिप। मानिए या ना, पर मैं मानता हूं। तो बीमार पड़ जाते थे, तो 2 साल के बाद उनको रिहा कर दिया गया। और इसी समय जज जो है हाथ जोड़ लिया और खड़ा हो गया था, कुर्सी छोड़ दिया था अपनी जजी से। भाई इतना महान आत्मा, दिस इज द रियलिटी। तो जो भी है, अब समझिए। तो इस तरह से 1924 में गांधी जी रिहा हो गए। उसके बाद गांधी जी क्रिएटिव मूवमेंट में लग गए, रचनात्मक कार्यों में लग गए। क्रिएटिव यानी गांव में चले गए, गांव के लोगों की सेवा शुश्रूषा करना, साफ सफाई, इन सब पर ध्यान देना। दिस इज द रीजन। पॉइंट क्लियर। चलिए अब आगे बात करते हैं। आप भी जानते हैं कि 1920 चल रहा है, खिलाफत मूवमेंट का और असहयोग आंदोलन का पूरा 100 साल पूरा हो रहा है। ये भी आप समझ सकते हैं। अब अगले पॉइंट पर गांधी जी का एक जो सिस्टम समझ में आ गया, वो आपसे जो सवाल करेगा, नाउ इट्स क्लियर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, अब आइए, अब हम बात करते हैं 1928 बारदोली। बारदोली पे बात करेंगे। ठीक है, समझिए, लिसन केयरफुली। गुजरात, गुजरात का एक क्षेत्र बारदोली, वही अकाल, फेमाइन और लगान की कीमत, मतलब लगान बढ़ा दी गई थी। और बाय फोर्सली जमींदार और अंग्रेज लगान, मालगुजारी, लैंड रेवेन्यू वसूल रहे थे। इसे नेतृत्व दिया हमारे जो लीडर थे गुजरात के, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उनसे जुड़ी थी सरोजनी नायडू और बहुत सारी स्थानीय महिलाएं। ये सभी लोग आंदोलन में लिप्त थे। यह एक कृषक आंदोलन था, लगान ना चुकाने का आंदोलन था। गुजरात के बारदोली में यह आंदोलन था। वहां के लोकल लीडर्स सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था। गांधी जी को बुलाया गया कि गांधी जी आइए, इन समस्या को देखिए। तो गांधी जी एक्चुअली इंपोर्ट हुए और गांधी जी ने देखा कि मूवमेंट वॉज गोइंग ऑन वेलली, अच्छे ढंग से मूवमेंट चल रहा था। ही डू नॉट वॉन्ट टू बी इंटरफेयर, बट ही पैटिंग ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, यू आर डूइंग वेल। यानी उन्होंने सरदार पटेल को पीठी ठोक दिया कि सही काम चल रहा है, अच्छा लीडरशिप आप ले रहे हैं, नो डाउट। और उनसे कहा इट्स टाइम टू कम इन नेशनल पॉलिटिक्स, यू आर ग्रेट लीडर। तो गांधी जी ने उनको कहा यू आर ग्रेट लीडर, यू हैव टू बिकम इन नेशनल पॉलिटिक्स। नेशनल पॉलिटिक्स में आ गए। इसीलिए ध्यान रखिएगा,
गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु एमजी रानाडे, महागोविंद रानाडे, यानी महागोविंद रानाडे के चेले हुए पॉलिटिकल डिसाइपल गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले के चेले हुए दो, गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना। गांधी जी के दो चेले हुए, सरदार पटेल एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये गुरु शिष्य परंपरा पॉलिटिकल डिसाइपल में एमजी रानाडे, ठीक है। बहुत जगह वो नहीं लिखा होगा तो लिखा जाएगा दादा भाई नौरोजी, पर एमजी रानाडे। देन गोखले, गोखले के बाद दो उनके चेले हुए गांधी और जिन्ना। गांधी के दो चेले पटेल और जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब ध्यान दिए, बारदोली सत्याग्रह गांधी जी के आधार पर ही चल रहा था। बारदोली सत्याग्रह में आंदोलन सफल रहा, लगान नहीं दिया गया, ये ध्यान में रखिएगा। और हां, बारदोली की जो महिलाएं थी, जो सरोजनी नायडू के नेतृत्व में भी काम कर रही थी, तो बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी कि आप हमारे लीडर हैं, यू आर माई सरदार, आप मेरे सरदार हैं, नेतृत्व करता। तो उन्हें सरदार की उपाधि किसने दी? तो बारदोली की महिलाएं, आंदोलनकारी महिलाएं। ये क्वेश्चन आता है। चलिए, तो ये हो गया, वो छोटा सा था, यहां कुछ नहीं है इससे ज्यादा, ठीक है। तो इन दैट रिस्पेक्ट अब हमारा ये भी ओके हो गया। अब हम बात करते हैं थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इस पर जरा गौर से सुनिए। अब हमारे 1930 से 31 थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन, इस पे बात करेंगे, जरा सुनिए गौर से। जैसा कि आप जानते हैं 1927 में साइमन कमीशन आया, और साइमन कमीशन के संदर्भ में क्या था वो हमने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट पे बात कर दी पॉलिटी में, और सैंडर्स, लाला लाजपत राय का संदर्भ भी दे दिया है। तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो हमारी बात होगी किस पे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जरा गौर से सुनिएगा। उस समय में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसकी तनख्वाह इतनी ज्यादा थी कि एक आम जो भारतीय नागरिक था उसकी तनख्वाह या उसकी कमाई से 20,000 गुना ज्यादा इनकम था। एक सवाल, इतनी सारी फौज की तादाद थी जिसका पेट और सैलरी सब देने के चक्कर में देश का खजाना उस पर खर्च हो रहा था जिसकी जरूरत नहीं थी, और हमें भी जरूरत नहीं है उसकी फौज जितनी कम हो। ये नमक जो है उस पर जो हम और आप सदियों से बनाते आ रहे हैं ट्रेडिशनली, ये प्रतिबंध लगा दिया कि इंडियन नेवर विल बी मैन्युफैक्चर मेक साल्ट। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ही नमक कारोबार करेगी, बनाएगी भी और बल्क लेवल पे बेचेगी। रिटेल में हमारा आप दुकान में बेचेंगे, वो मोनोपोली ले लिया, और नमक पर टैक्स भी लगा दिया। ये चीज है। हाँ, शराब बहुत लोग पीते थे और शराब को हमने कहा कि खत्म करो, जो पॉलिटिकल कैप्टिव्स हैं उसको फ्री करो, गवर्नर जनरल की तनख्वाह कम करो, सुविधाएं कम करो, फौज को कम करो, और जो भारतीय रुपया था वो ब्रिटेन के ब्रिटिश पाउंड के सीलिंग के कंपेयर में बहुत सस्ता हो गया था, तो उसको हम कह रहे थे कि सिंक्रोनाइज करो। इस तरह की 11 प्रकार की मांग, 11 पॉइंट्स की मांग कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी के नेतृत्व में लॉर्ड इरविन जो थे गवर्नर जनरल उनके पास रखी, कि कहा कि ये 11 सूत्री मांग है कांग्रेस पार्टी की, गांधी की, आप इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कांग्रेस पार्टी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए ब्रिटेन, लंदन जाएगी। इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग देन वी विल स्टार्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब मैं आपके कानून को तोड़ूंगा, उल्लंघन करूंगा, वायलेशंस ऑफ लॉ। हमने 1920-22 में क्या किया? नॉन कॉपरेट। अब क्या करेंगे? डिसओबीडियंस, पर प्यार से, सत्याग्रह से, अहिंसा से, यह हमने कहा। और हम
पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ये बात तो ध्यान से सुनिएगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 हुए, पहले ये ध्यान में रखना है। ध्यान से सुनिएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा। साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट किया, उस रिपोर्ट को उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में रखा, और हाउस ऑफ कॉमन्स में रखने के बाद उस पर विचार के लिए हम लोगों को कहा कि आप लोग इनवाइटेड हैं, आइए एक बातचीत करके यूनानिमसली एक कंसेंसस बनाते हैं, आम राय से एक निर्णय लेते हैं, और फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत के लिए संविधान लिखेगी और हम भारत में संविधान अब लागू कर देंगे। एज योर विश, यू वांट टू कॉन्स्टिट्यूशन नाउ, बिकॉज योर नेहरू रिपोर्ट इज टोटली डिसएग्रीड बाय द जिन्ना मुस्लिम लीग। तो साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर बातचीत करके आम राय बनाने के लिए 3 बार गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन के लंदन के बकिंघम पैलेस में या बर्मिंघम पैलेस में आयोजित हुआ। पहला हुआ 1930-31, दूसरा हुआ 31 और तीसरा हुआ 31-32। 3 आयोजन। इसमें उन्होंने हमें यह कहा, उन्होंने मतलब ब्रिटिश ने, कि इस बार हम आपके साथ पैरेलल टॉक करेंगे। आई एम नॉट फीलिंग टू मेड टू फील यू दैट यू फील दैट यू आर रूल्ड, आई एम रूलर। नो, बराबर। तो बराबर का मतलब है, अगर हम बात करने वाले टेबल को राउंड शेप में बना दे तो नोबडी कैन कंसीडर हु इज द रूलर, हु इज रूल्ड। तो राउंड टेबल बना दिया। इसको कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी गोल मेज सम्मेलन, समानता के आधार पर। तो पहला जो गोल मेज सम्मेलन हुआ 1930-31 में, इसमें कांग्रेस पार्टी नहीं गई। बर्मिंघम पैलेस लंदन में हुआ, कांग्रेस पार्टी नहीं गई। कांग्रेस पार्टी के कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं गए, यानी कांग्रेस रिप्रेजेंट ही नहीं किया अपने आप को। सवाल, कौन गया? अंबेडकर गए, हमारे दलितों के प्रतिनिधि, अछूतों के प्रतिनिधि के तौर पर। महामना मदन मोहन मालवीय जी गए हिंदू महासभा के प्रतिनिधि के तौर पर। सरोजनी नायडू गई महिला प्रतिनिधि के तौर पर। यानी अंबेडकर, मालवीय और नायडू तीनों गए अपने अपने इंटरेस्ट ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए। महिला हिंदू महासभा और दलित के तौर पर, अछूतों के प्रतिनिधि के तौर पर, अनटचेबल रिप्रेजेंटेशंस के तौर पर अंबेडकर गए। ध्यान दें, ये तीनों फर्स्ट में भी गए, ये तीनों सेकंड में भी गए, ये तीनों थर्ड में भी गए। ये तीनों में शामिल हुए अपने अपने प्रतिनिधित्व के तौर पर। रिमेंबर, सरोजनी नायडू भले मेंबर ऑफ कांग्रेस थी, बट वो महिला प्रतिनिधि के तौर पे गई। एंड रिमेंबर, आपसे सवाल पूछता है क्या कि इनमें से कौन थे जो तीनों में गए? वहां पर एक ऑप्शन आएगा अंबेडकर, लगा दीजिए टिक। जब तीनों का कॉम्बिनेशन है तीनों में, तो तीनों पे टिक लगा। यूपीएससी ये पूछता है, वैसे अंबेडकर। समझ में आई बात? एक पॉइंट तो ये हो गया। अब आइए, कांग्रेस फर्स्ट में नहीं गई, थर्ड यानी लास्ट में नहीं गई। तो कांग्रेस न फर्स्ट में गई ना थर्ड में, बीच वाले सेकंड में गई। और सेकंड में भी गए तो कांग्रेस के एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव थे मिस्टर गांधी, महात्मा गांधी। और गांधी जो गए तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, तो उसको सस्पेंड करके स्टॉप इट, आई हैव टू गो, क्योंकि गांधी अरविंद से समझौता हो गया। 5 मार्च, ध्यान देंगे, 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हो गया। इरविन ने कहा कि मैं आपके 11 पॉइंट्स को एक्सेप्ट करता हूं, रिकॉग्नाइज करता हूं, मान लेता हूं, आप जाइए।
तो कहा कि ठीक है, अब मैं चला जाऊंगा। तो हमारी बढ़ती हुई ताकत को रोक करके कहा कि ये दे दो 11 पॉइंट और इसको जाने दो। तो हम चले गए। तो याद रखिएगा, तो गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के तौर पर सिर्फ और सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुंचे, वो भी लेट से। शुरू हो गया था कॉन्फ्रेंस, लेकिन लेट से पहुंचे, 2-4-10 दिन के बाद। एंड हाँ, उन्हें स्पेशल एक शिप, पानी वाले जहाज से भेजा गया जिसका नाम था INS राजपूताना या राजपूत। INS इंडियन नेशन शिप राजपूताना या राजपूताना से गए। यह हॉट क्वेश्चन है। कब? 1931 में गए। 5 मार्च को 1931 को गांधी अरविंद समझौता है, उसके बाद गए। समझ में आई बात? जरा गौर फरमाइए। गए पर वहां पे कोई बात ऐसी नहीं हुई। तो गांधी जी सिर्फ एक में गए, कांग्रेस सिर्फ बीच वाले में, मध्य में गई। पॉइंट क्लियर? और भाई, जब पहले वाले में कांग्रेस नहीं गई, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो कांग्रेस ने क्या कहा? बिना दूल्हे के शादी हो गई। रिलेटेड। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के ऊपर यह सवाल आता है। पॉइंट क्लियर? साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर बातचीत करके एक निर्णय करके एक भारत के लिए संविधान लिखना था, वही बात है। ठीक है। और 1933 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के जो भी डेवलपमेंट हुए, उस पर एक व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र जारी किया गया कि ये है। उस श्वेत पेपर को आधार बना के 1935 का संविधान लिखा गया 2 साल में। ये अलग विषय है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को हम अब फ्री कर दें। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपका हो गया, इसको फ्री करो। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम बात कर रहे हैं ये 1930-32 CDM, सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, गौर से सुनिए। गांधी जी ने 11 सूत्री डिमांड रख दी और कहा कि अगर इसे एक्सेप्ट करते हैं तो देन कांग्रेस विल बी पार्टिसिपेट, टेक ए पार्ट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू गो बकिंगहम पैलेस, लंदन. If you are not recognizing, then I have to start again a movement against your laws and we will be disobedience of all your laws. हम आपके कानून को तोड़ेंगे क्योंकि ये गलत है। वही हुआ। इरविन ने थोड़ी भी कान नहीं दिया कि क्या कह रहे हैं, तो गांधी जी ने शुरुआत करनी है। तो गौर से सुनिएगा यहां पर, ठीक है। गांधी जी ने, ध्यान देंगे, साबरमती आश्रम और वर्धा आश्रम, इसमें कंफ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा। गांधी जी ने इसे कानून को तोड़ने के लिए कहा, लेकिन प्यार से, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह पर बेस्ड था। इसे रेसिस्टेंस मूवमेंट कहा जाता है, सहनशीलता का आंदोलन, सहना है। तीसरा, इसे कानून तोड़ने से जोड़ के देखा जाएगा, ये बात हुई। और गांधी जी अपने 78 व्यक्तियों इंक्लूडिंग गांधी 78% के साथ साबरमती आश्रम से निकले। और ये निकले कब, ये भी सवाल है, तो याद रखिएगा। ये निकले 12 मार्च को 1930 में। 78 व्यक्ति इंक्लूडिंग गांधी के साथ निकले और नमक का कानून तोड़ने के ख्याल से दांडी यात्रा के लिए, जो गुजरात में ही तट पे दांडी है जहां नमक बनाते थे लोग, तट के पास समुद्र के पानी से, तो दांडी यात्रा के लिए निकले। लेकिन साथ साथ और लोग जुड़ते चले गए और लगभग 380-85 किलोमीटर की यात्रा किए। कई गांव के लोग आते गए जाते गए, आते गए जाते गए, कारवां चलता रहा और इस तरह से एक पूरा देशव्यापी आंदोलन बन गया। और फाइनली 24 दिन की यात्रा उपरांत 5 अप्रैल को दांडी पहुंच गए और 6 अप्रैल को दांडी में जो कार्यकर्ताओं ने नमक बना के रखे थे उसको मुट्ठी में लिया। 6 अप्रैल 1930 को मुट्ठी में लिया और कहा कि ये हमने, जो सरकार ने कहा था कि
नमक बनाने का अधिकार सिर्फ ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट को है, वो मैंने तोड़ दिया। और फिर बड़े लेवल पे एक दूसरे को बेचा गया, यानी हम ही बल्क लेवल पे बेच रहे हैं। तो नमक बनाने और बेचने का जो मोनोपोली राइट ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट को था, उसको तोड़ दिया इन्होंने और कहा ये मैंने नमक का कानून तोड़ा, आई एम ब्रेकिंग साल्ट लॉ। तो नमक के कानून को कब तोड़ा गया? याद रखें, 6 अप्रैल 1930 एट दांडी अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी। तो ध्यान दीजिए, नमक का कानून कब तोड़ा गया? क्लियर। कहां? क्लियर। किसके नेतृत्व में? क्लियर। अब किस कानून के तोड़े जाने से सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ माना जाता है? नमक का कानून तोड़े जाने से। ठीक है, यह भी पॉइंट क्लियर। अब आइए, दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई? 12 मार्च 1930। अंत कब हुआ? 6 मार्च आपके लिए, नहीं तो ऐसे 5 6, ठीक है, 6 अप्रैल। तो 12 मार्च को शुरू हुआ, 6 अप्रैल 1930 को अंत। 380 किलोमीटर के आसपास की यात्रा थी, 24 दिन की यात्रा थी। गांधी जी इंक्लूडेड 78 व्यक्तियों के साथ चले थे और कई कारवा फिर आगे मिलते गए। समझ में आई बात? तो एक तो ये बात हो गई। लुई फीसर्स, अमेरिकन पत्रकार, वाशिंगटन पोस्ट ने कहा कि आपको अगर हिंसा और कायरता में कोई एक चूज करना होगा तो क्या चूज करें? कहा कि हिंसा। हिंसा, जिंदा रहना है तो हमें तो हिंसा झेलनी पड़ेगी, करनी भी पड़ेगी, पर कायरता तो मनुष्यता ही नहीं है। तो ये कहा। अब आइए, जैसे ही गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ा, देशव्यापी ये समाचार फैला और हर जगह, जैसे मद्रास के समुद्र तट पे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नेतृत्व में नमक का कानून तोड़ा गया, नमक बनाना शुरू हो गया, बेचना शुरू। श्री रंगावेलु के नेतृत्व में मुसोली पट्टनम आंध्र प्रदेश के तट पे नमक का कानून तोड़ा गया, देशव्यापी हो गया। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे देश में मॉनसून साउथ वेस्ट जून में एंट्री ले लेता है। तो ये आंदोलन चला 1 डेढ़ 2 महीना, लेकिन जून में मॉनसून आ गया तो नमक बनाने का काम ठप। तो अब कौन सा कानून तोड़े? तो बंगाल बिहार में चौकीदारी कर ना चुकाने का कानून तोड़ा गया। उड़ीसा और मध्य प्रांत का मतलब हमारा मध्य प्रदेश है, वहां पर क्या किया गया? तो वहां पर जंगल से जुड़े जो लॉज थे उसको तोड़ दिया गया। और इसी तरह से हम देखते हैं संयुक्त प्रांत सब में भी अपने अपने कानून तोड़े गए। तो ये चल पड़ा, सब अहिंसा नॉन वायलेंस पर है। अब जरा ध्यान देंगे, इधर हम नागालैंड में देखते हैं, नागालैंड के एक शाही परिवार, राज परिवार थे जो कांग्रेस के मेंबर थे। उसकी एक बहन थी, नागालैंड की राजकुमारी कह लीजिए, जिसका नाम था रानी गिडेनल्यू, प्रिंसेस गिडेनल्यू या राजकुमारी गिडेनल्यू। वो सिर्फ 1932 में 17 वर्ष की थी। वो भी इसमें कूद पड़ी, इन सपोर्ट ऑफ गांधी, इन सपोर्ट ऑफ कांग्रेस। उन्हें जेल हो गया। जब भारत आजाद हुआ और जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने साइन करके रानी गिडेनल्यू को जेल से निकाला। बात समझ आई? तो 1932 में 17 वर्ष की अवस्था में, यानी 1915 में जन्म में रानी गिडेनल्यू जेल गई इस आंदोलन के तहत। और कब बाहर निकली? 1947 में। क्या योगदान है, 15 साल जेल में रहे। उसके बाद भी कांग्रेस और देश सेवा में रही। 1990 में आके वो डेथ की। हम 1915 में इनकी 100वीं जयंती मनाए और उनके नाम का 5 रुपए का सिक्का, स्टैम्प पेपर सब जारी किया। रानी गिडेनल्यू, ये राज, इसको भारत की जॉन ऑफ आर्क कहा गया है, क्योंकि ऐसी एक जॉन ऑफ आर्क फ्रांस की लड़की थी, किसान की बेटी। जब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध हो रहा था तो किसी गांव में ये युद्ध जब फैल गया, उस गांव के किसान सब मरते जा रहे थे। तो ये बिटिया जो है घोड़े पे चढ़ के 17 वर्ष की जॉन ऑफ आर्क नाम की लड़की लड़ने चली गई, लड़ी जहां तक संभव हुआ। लेकिन फिर जो है ब्रिटेन के लोगों ने इस लड़की को खंभे से पीछे बांध दिया और चारों तरफ लकड़ी लगा के विच डाइन करार देके जिंदा आग लगा दिया।
एग्जीक्यूशन। शी वॉज जॉन ऑफ आर्क, स्टोरी बिहाइंड इट। तो इस तरह की कोई यंग लड़की कोई कारनामे करती है तो उसको जॉन ऑफ आर्क कहते हैं। तो रानी गिडेनलूज कंसीडर द जॉन ऑफ आर्क ऑफ इंडिया, और समटाइम्स इंदिरा गांधी को भी कहते हैं। इस 1930 के मूवमेंट में इंदिरा गांधी 13 साल की थी, क्योंकि 19 नवंबर 1917 को इंदिरा गांधी की पैदाइश है। तो वो 13 साल की थी, और गांधी जी ने कहा था बंदर सेना का निर्माण करो, बच्चे लोग भी कुछ ना कुछ करें, परेशान करें ब्रिटिशर्स को। तो बंदर सेना में शामिल थी कौन? इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। अब आइए गांधी के सपोर्ट में एक और जगह चलते हैं। गांधी के सपोर्ट में चलते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पोस्ट, जो हमारा बलूचिस्तान है। पहले तो इंडिया ही था, तो उस पार्ट में हमारे एक बलूच लीडर थे, बलूच लीडर। इनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान वो 29वीं रेजिमेंट के थे, सिपाही थे। अंग्रेजों ने कहा कि आंदोलनकारियों पर गोली चलाओ। इन्होंने कहा देयर इज नो कॉज, दे आर पीसफुली मार्चिंग जस्ट, व्हाई आई हैव टू बी शूट देम। ऑर्डर नहीं माने। केसरी में तो ऑर्डर के खिलाफ जाता है अक्षय कुमार, पर यहां ऑर्डर नहीं माने कि हम गोली नहीं चलाएंगे। हो गया बकछक, कहा अपनी बंदूकें लो, अपनी वर्दी लो, भाग। इन्होंने रिजाइन दे दिया। उनके साथ 20-25 सिपाहियों ने रिजाइन दे दिया, और इस तरह से उन्होंने पुलिस की नौकरी, मिलिट्री की नौकरी छोड़ दी। आज जमींदार परिवार से थे, अपने घर आए। और याद रखिएगा, ये तो विदेश जाने वाले थे, एक भाई विदेश गए थे तो इनको भी विदेश जाने का मौका मिला, सारा टिकट टुकट सब। लेकिन माँ जो, खान अब्दुल गफ्फार की बात कर रहा हूं, लेकिन जब विदेश जाने की स्थिति में थे, टिकट टुकट सब कट गया था। तुम बाहर पढ़ोगे लिखोगे वहीं पर रहोगे, बड़ा भाई वहीं पे था, टिकट टुकट सब प्लेन का कट गया था कि अब जाओगे। तो माँ बहुत रोई। एक बेटा पहले ही चला गया, दूसरा छोटा बेटा बचपन से साथ रहा, अब ये भी विदेश जा रहा है, कब आएगा, नहीं लौटेगा। तो अंत में सबसे दरवाजे पर सबसे मिलके माँ से विदा लेने गया, तो माँ पकड़ के प्यार की, और उसके बाद जो उसका कपड़ा पकड़ी या हाथ पकड़े रह गए। ये सीन हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान को दिल तक हिला दिया। माँ का प्यार, यानी मर्द तो डिसीजन ले लेता है, लेकिन माँ कैसे जिएगी। तो माँ के लिए वो कहा कि हमें नहीं जाना विदेश, हमें नहीं पढ़ना, हम यहीं रह के देश सेवा करेंगे। और वो भारत की सेवा के लिए जुड़ गए। फिर सोचा कि यही नौकरी कर लेते, तो यही नौकरी कर ली। फिर नौकरी भी छोड़ दी और अपना एक आंदोलन खड़ा किया, खुदाई खिदमतगार सभा। तो खुदाई खिदमतगार सभा यानी खुदा के जो ये बंदे हैं, हम और आप, उसका खिदमत करो, उसकी सेवा करो, यही देश सेवा है। और गांधी जी के आचरण को समर्पित किया, और गांधी जी के हिसाब से सत्याग्रह और अहिंसा के हिसाब से आंदोलन चलाया, क्रिएटिव मूवमेंट किया, जन जन की सेवा करना, उसके काम, साफ सफाई, सब कुछ गांधी के कदमों पर चले, उन्हीं के फिलॉसफी पर, टीचिंग पर चले। खुदाई खिदमतगार नाम का संगठन कायम किया। इस संगठन के लोग रेड शर्ट या लाल कुर्ता पहनते, इसलिए इसको कहते हैं रेड शर्ट मूवमेंट, लाल कुर्ती आंदोलन, खुदाई खिदमतगार, फाउंडेड बाय द खान अब्दुल गफ्फार खान। और वो हमारे सीमा पर थे, तो गांधी जी के अंदाज में थे, तो उनको हमने नाम दिया सीमांत गांधी, इंग्लिश में फ्रंटियर गांधी। उन्हें मैंने कहा बादशाह खान, समझाए? तो बादशाह खान, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, सब वही हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान। भीष्म पितामह थे हमारे भारत के। वो दिल हमेशा भारत के प्रति था। इस्लाम में गलत तरीके से जो पार्टिसिपेशन कर रहे थे उनको पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन चूंकि घर बलूचिस्तान की तरफ था, वो चाहते थे जब बंटवारा ही हो गया तो बलूच एक अलग देश बने। पाकिस्तान में क्यों हो, बलूचों का अपना कल्चर, अलग देश बने, पर हो नहीं सका। भले पाकिस्तान में रहे, लेकिन राजनीति की, लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने उनको भाव नहीं दिया, और अंततः दुख दर्द उनका बना रहा। हमने एम्स में बुला कर उनका इलाज भी करवाया, हालांकि नहीं बचे, जाके फिर वापस डेथ कर गए। तो उनको हमने भारत रत्न से सम्मानित किया। अब विदेशी कहना पड़ता है देश के बंटवारे को लेके, पर है तो दिल से भारतीय है। तो जब भी क्वेश्चन आए कि प्रथम विदेशी
जिन्हें हमने भारत रत्न दिया, ये हमारे अब्दुल गफ्फार खान है, सीमांत क्रांति। तो ये है हमारे अब्दुल। इन लोगों की जीवनी पढ़िए। जब तक इन बड़े लोगों की जीवनी नहीं पढ़ेंगे, इनके संघर्ष गाथा को नहीं समझेंगे, तब तक भारत से प्रेम नहीं हो पाएगा। तब तक अपना स्वार्थ भी बस देखते रह जाएंगे और दूसरे को दोष देते रह जाएंगे। जब इन लोगों को पढ़िएगा तब समझ में आएगा कि भारत कैसे बना है, कैसे इन लोगों ने अपने खून से, पसीनों से, विचारों से सींचा है, अपने को कितना त्याग किया है। ये स्टोरी है भारत की। त्याग, उसका सिंबल है केसरिया रंग, सदियों का त्याग। हम लोग पढ़ते ही नहीं है, ये प्रॉब्लम वहां है। अब आइए, तो मैं बात कर रहा हूं खान अब्दुल गफ्फार खान। तो लाल कुर्ती आंदोलन, ये सब चीजें तो इनके सपोर्ट में। और समय के साथ जब देखा कि आंदोलन बहुत बढ़ रहा है, तो इरविन ने पासा फेंक दिया कि आइए एग्रीमेंट पे हम बात करते हैं। 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता हो गया। गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया और सस्पेंड कर दिया, नॉट वापस, सस्पेंड कर दिया और चले गए आईएनएस राजपुताना से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए। और फिर उसके बाद कुछ हुआ नहीं, तो वापस आए, अनाउंस कर दिया कि स्टार्ट नाउ अगेन, पर वो बात नहीं रही। तो ये है आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। पॉइंट क्लियर? तो ध्यान रखना, यहां से भी सवाल खूब आते हैं। ठीक है, अब अगली कड़ी पर आइए। ये हमारा क्लियर। अब आगे बच गया ये, इस पे आते हैं। अब इस पे आते हैं आप, तो है इलेक्शन इन प्रोविंसेस। सीधी सी बात समझिए, इन शॉर्टली टू अंडरस्टैंड, जस्ट तो ध्यान से समझना है। 1935 का भारत का संविधान का निर्माण ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किया। 1936 को 1 अप्रैल या 1 मई को इसे भारत में लागू कर दिया गया, और जिसके तहत आरबीआई डैश डैश बहुत कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट से स्थापित हुआ और भी बहुत सारी चीजें, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। और इसी प्रोविजंस के तहत प्रांतों में विधानसभा के लिए चुनाव हुए। इलेक्शन हेल्ड इन प्रोविंसेस ऑफ टोटल 11 फॉर विधानसभा। इस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी 7 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2 राज्यों में अन्य पार्टीज के साथ मिलकर कोalition, गठबंधन की सरकार बनाई। और अब जो 2 राज्य बच गए, 7 और 2 9 और 2 राज्य, उसमें एक पंजाब में कृषक प्रजा पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई। और जो बंगाल रीजन बचा, वहां पर मुस्लिम लीग पार्टी की जीत हुई और मुस्लिम लीग पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। इस तरह से हुआ। समझ में आई बात? तो इसको कहते हैं 1937 का चुनाव प्रांतों के लिए, जिसमें 11 प्रांत हुए, 7 में पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की, 2 में गठबंधन की सरकार कांग्रेस और अन्य पार्टी की, और पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और कृषक प्रजा पार्टी ने सरकार बनाई, और मुस्लिम लीग ने बंगाल में सरकार बनाई। पॉइंट क्लियर? चलिए अब आइए, तो एक छोटा सा पॉइंट था, ये हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं जी व्यक्तिगत सत्याग्रह। मैंने आपको इसके बारे में बताया था, दोबारा सुनाता हूं इन शॉर्टली, समझिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45, लेकिन 1936 से लेकर 1939 के बीच में स्पेन में जो सिविल वॉर हुआ, उसमें लगभग बहुत सारे देश, एक दूसरे के समर्थक गुटों ने, सिविल वॉर होता है तो देश के अंदर कई ग्रुप्स, सरकार के अगेंस्ट कुछ अदर ग्रुप्स बन जाते हैं, जाति पर आधारित, धर्म पर आधारित, रेस पे आधारित बनते हैं। तो कोई ना कोई महाशक्ति, जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, रसिया है, एक दूसरे को सपोर्ट करती है, तो सब उसको अपना हथियार देगी और सब छोड़ा जाएगा। तो याद रखिएगा, कहीं ना कहीं इसको हमें ऐसे समझना है कि स्पेन का गृह युद्ध जो 1936 से 39 हुआ,
उसे कहा जाता है रिहर्सल ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पूर्वाभ्यास। ठीक है। अब आइए, अब हम जो बात कर रहे हैं उस पर गौर फरमाइए। 1939 में हम देखते हैं कि जैसे ही चर्चिल ने 2 सितंबर को यह डिक्लेयर किया कि मैं जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान करता हूं, मैं मतलब ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, कि मैं जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान करता हूं और ब्रिटिश के साथ उसकी एम्पायर की तमाम सरकारें इस युद्ध में ब्रिटेन के साथ। हम भी 7-9 राज्यों में थे, तो ये तो मैसेज ठीक नहीं है। हम क्यों इंपेरियलिज्म पावर के साथ जाएंगे? हम तो उसके अगेंस्ट हैं, हम तो खुद आज़ादी चाहते हैं। और हम जाएं का इसका मतलब है कि प्रॉब्लम क्रिएट होगा देश के अंदर में, लड़ाइयाँ होंगी, लोग मरेंगे। तो हम लोगों ने अब क्या करना, गांधी जी ने सजेस्ट किया कि करप्ट तो हो ही गए हो तुम लोग, शासन तो पूरा चलने देता नहीं है सरकार, और भ्रष्टाचार में डूबे हो। अभी ही अगर छवि बाहर आ गई आप लोगों की तो सत्ता से ही गए, तो बेहतर यही है, सही समय है, त्याग पत्र दे दो। तो गांधी जी के कहने पर 2 सितंबर 1939 को कांग्रेस के 7 राज्यों की सरकारों ने कलेक्टिव रेजिग्नेशन, सामूहिक इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और कोalition वाले भी दे दिया, इस्तीफा दे दिया। तो याद रखिएगा, 7 राज्यों की कांग्रेस की बहुमत की सरकारों ने सामूहिक इस्तीफा 2 सितंबर 1939 को दिया, चर्चिल के डिक्लेरेशन के खिलाफ, और दिल्ली चलो का नारा अपनाते हुए व्यक्तिगत स्तर पर सत्याग्रह की शुरुआत इसी तारीख, इसी वर्ष को मानी जाती है, जो एक रचनात्मक आंदोलन, क्रिएटिव मूवमेंट था, जो गांव गांव जाके जन जन तक पहुंचाइए, उसके मसलों को, समस्याओं को दूर करिए, और उसे आप कन्विंस करिए कि जब तक पूर्ण सत्ता नहीं होगी प्रांतों के केंद्र में भी नहीं, तब तक बदलाव मुश्किल है। तो आप ही लीडर हैं, आप ही सब कुछ है, क्रिएटिव मूवमेंट करिए। तो इसको कहते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो रचनात्मक था। दिल्ली चलो का नारा तीसरी बार भारतीय इतिहास के आंदोलन के तहत दिया गया, गांधी जी के नेतृत्व में था। बात खत्म। 2 तारीख को स्टार्ट हुआ था और कुछ नहीं। ठीक है, इसी 2 तारीख को मुस्लिम लीग ने डिलीवरेंस डे, छुटकारा दिवस, मुक्ति दिवस मनाया। ठीक है, तो हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। पॉइंट क्लियर? तो याद रखिएगा व्यक्तिगत से। अब जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी, क्विट इंडिया मूवमेंट होगा, अगस्त प्रस्ताव होगा, क्रिप्स मिशन होगा, वेबेल प्रस्ताव होगा, सिराज गोपालाचारी फॉर्मूला होगा, माउंट बेटन योजना आएगी, और फिर इंडिया भारत का डिवीजन होगा, उससे रिलेटेड बिल होगा। तो कल हम 1 घंटे में देश को आज़ाद कर लेंगे हम लोग मिल करके। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, चलिए, तो आज समय भी हो रहा है, और बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।